बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं वास्मा शिराज़ी, प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज एक गैर मामूली दिन है और ज़ाहिर है कि गैर मामूली हालात में ये जो दिन है ये याद रखे जाते हैं। 18 सितंबर की तारीख़ जो है ये हमेशा याद रहेगी पाकिस्तान की तारीख़ में और इसके मुख्तलिफ़ हवाले हैं। गैर मामूली हालात में गैर मामूली चीफ़ जस्टिस आए हैं जो कि परसों जिन्होंने एक नया पैगाम दिया, एक गैर मामूली पैगाम दिया कि उन्होंने अपनी अहलिया के साथ जो है वो ओथ लिया। उसकी बहुत सिग्निफिकेंस थी, उसके बहुत सारी उसकी जो है वो अहमियत है। लेकिन उसके साथ साथ फिर जो पहला गैर मामूली उन्होंने फ़ैसला किया कि फ़ुल कोर्ट बना दिया। 4 साल के बाद पाकिस्तान की तारीख़ में ये फ़ुल कोर्ट बेंच जो है तश्कील पाया है और उसका पहला केस जो था वो कोई और केस नहीं बल्कि गैर मामूली केस था जो ख़ुद चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करता है, जो कि चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट को देता है। यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है जिसको कि मुअत्तल किया गया था, जिसके ऊपर जो है वो हुक्म इम्तना जारी किया गया था और उसको पहले ही जो है वो कत्ल करने की कोशिश की गई थी, उसी के ऊपर जो है वो आज फुल कोर्ट समाअत जो है वो की गई। और इसके साथ साथ ये गैर मामूली अदालती तारीख़ का यूँ भी दिन हुआ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहला मुकदमा है जो कि बराह रास्त टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर दिखाया गया। आज तमाम दिन पाकिस्तान भर के अवाम जुड़े रहे स्क्रीनों के साथ, उन्होंने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो परफॉर्म करती है। सो बहुत सारे हालात हैं, इसमें हमें ये नज़ीरें भी कम मिलती हैं कि एक चीफ़ जस्टिस जो हैं वो अपने इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहते हैं, वो अपने इख्तियारात को सल्ब नहीं करना चाहते। वो इख्तियार जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत उनको दिया गया था कि वो जब चाहें वो आज खुद नोटिस ले सकते हैं, वो जब चाहें जो चाहें वो बेंच तश्कील दे सकते हैं, उस इख्तियार को वो कानून के तहत जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था उसके तहत वो महदूद करना चाहते हैं। इससे पहले क्या होता रहा? इससे पहले 184(3) हो या फिर उन दीगर इख्तियारात हों, उसके तहत चीफ़ जस्टिस साहिबान ने अपने इख्तियार का भरपूर इस्तेमाल किया। इसी मुल्क के अंदर शराब की बोतल का भी नोटिस जो है वो अज़ खुद नोटिस के तौर पर लिया गया। इसी मुल्क के अंदर अपने ऐसे बेंच बनाए गए जिनको कि हम ख्याल जजेस का नाम दिया जाता रहा। ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी पिटिशंस को समाअत के लिए जो है वो मुंतखब किया गया जो कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन एक तरफ वो सारे मामलात थे और एक तरफ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब है कि जिन्होंने एक गैर मामूली काम किया है और ये कहा है कि ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को जाने चाहिए। एक नए बाब का आगाज़ है, एक नए बाब का आगाज़ होगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सरबुलंदी और क़ानून के लिए भी ये एक नए बाब का आगाज़ किया जा सकता है, किया जाएगा और होगा, जिसके के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लोगों को उनसे वाबस्ता है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था इस पे दरख्वास्त गुजार जो थे उनके कुछ एतराज़ात थे। मसलन उनके एतराज़ ये थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के ज़रिए अपने रूल्स बनाए हैं लेकिन पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, क़वायद व ज़वाबित हैं, उसमें मुदाखलत की है। ये ख्वाजा तारिक रहीम साहब की पिटिशन थी, उनकी ये प्ली थी। फेडरल लेजिस्लेटिव के लिस्ट के तहत के शेड्यूल 4 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ज़वाबित ख़ुद बनाती है, लिहाजा पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार जो है वो आइन से मशरूत है। इसी तरह इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो थे उनका ये एतराज़ था कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है, अदालती दायरा समाअत और इख्तियारात से मुताल्लिक बराह रास्त कोई कानून नहीं बनाया जा सकता और पार्लियामेंट के जो सप्लीमेंट्री कानून है उनसे भी अदलिया को किसी मामले पर सिफारिश जो है वो अदलिया उनकी कर सकती है। लेकिन इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने जो फरमाया और दीगर जजों ने जो दलाइल दिए उसकी एक झलकी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ज़रा देखिएगा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके जो बहुत सारे साथी हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर क्या कहा, ज़रा देखिए और सुनिए। मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा। 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है। After passing of this act, don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है, आपको आईनी जवाब हर चीज का देना है। Constitution says independence of the Supreme Court. क्या आपके नजदीक एक शख्स के पास अनफेटेड, अनब्रिटल्ड, अनअकाउंटेबल, अनट्रेमल्ड पावर होनी चाहिए? रेकोडिक का केस सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल किया। इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना है जी। मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। Who is Parliament to say it?
5-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूँ। ये काजी साहब ने ये फरमाया, उनके जो तमाम जज साहिबान थे उनके भी आपने रिमार्क सुने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके तहत सीनियर तरीन जजों की कमेटी अस खुद नोटिस लेने का फ़ैसला करेगी और ये कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत कई दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों पर मुश्तमिल होगी। किसी भी आइनी तशरीह के लिए 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील देगी और आर्टिकल 184 के तहत कोई भी मामला पहले जजों की कमेटी के सामने आएगा, यानी उसका फ़ैसला किया जाएगा। अस खुद नोटिस के अलावा के हवाले से जो है अपील का हक भी सुप्रीम कोर्ट के यानी फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो होगा और किसी भी सो मोटो नोटिस पर 30 दिन में अपील दायर की जा सकेगी थी। ये बिल कह रहा है जो कि स्ट्राइक डाउन किया गया था या जिसको मुअत्तल किया गया था। किसी भी सो मोटो के ख़िलाफ़ अपील को 2 हफ्तों में सुना जाएगा। इस एक्ट का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर होगा। अच्छा, ये इसमें हम बात करेंगे कि आज दिन भर होता क्या रहा। लाइव कवरेज जो है ये दिखाई जा सकती है, आइंदा भी नहीं दिखाई जा सकती और दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर इस प्रोसीजर एक्ट जो कि अब 3 अक्टूबर तक ये कार्रवाई मुअत्तल हुई है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा और किस तरह से फ़ैसले होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और आज बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो उन्होंने अपने वालिद से भी कह दिया है कि वो उनके हाथ खोल दे और उनके हाथ बंधे नहीं रहेंगे। इसके बाद ये उनका पैगाम किसके नाम है ये भी बहुत अहम होगा। इसके ऊपर मज़ीद उन्होंने क्या कहा वो भी ज़रा सुनिएगा। सदर ज़रदारी साहब को इख्तियार दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात है, इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर ज़रदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए। हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। सीसी का इजलास हुआ, हमारा रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि वो हमें इलेक्शन डेट दें। हमने इलेक्शन स्केड्यूल का भी ऐलान करने का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो साहब ने इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, लंदन में क्या हो रहा है, नवाज शरीफ साहब आने की तैयारियों में हैं, उनकी कानूनी टीम जो है उनको क्या मशवरे दे रही है, बहुत सारे मामलात हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे हसन अयूब जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं और बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हसन। जनाब सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं और सेनेटर हैं इस वक्त JUIF के, पार्लियामेंट से इनका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का, आप हमें ज्वाइन करेंगे। और शुएब शाहीन साहब जो कि मारूफ लॉयर हैं और तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके दलाइल आप सुनते रहते हैं, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आज हुआ है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपको लगता है कि चैलेंजेस जो हैं ख़ास करके काजी साहब के बाद ये तो हो गया, अब ज़ाहिर है कि प्रोसीजर जो एक्ट है इसमें भी एक हमें नज़र आ रहा है कि क्या फ़ैसला मतवक्के हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि चैलेंज सबसे बड़ा ये होगा कि अदलिया के अंदर जो तकसीम है उसको ख़त्म किया जा सके? और क्या वाकई इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? आज के तारीख़ी दिन के बाद कोई फ़र्क आएगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, जब भी कोई ओहदा मिलता है किसी इंसान को तो उसका इनफैक्ट इम्तिहान शुरू हो जाता है। जी हाँ, इज़्ज़त की बात तो होती है ओहदा मिलना, मगर उसके साथ मज़ीद इज़्ज़त की बात उस वक्त होती है जब उस इम्तिहान में वो कामयाब हो जाए। तो काजी साहब का इम्तिहान जो है वो कल से शुरू हो चुका है और अल्लाह उनको कामयाब करे और इस मुल्क के लिए उनसे कोई काम ले ले, कौम के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा तकसीम है और इवन उनकी अपनी जो है अपने अदारे में बहुत ज़्यादा तकसीम है। तो अगर वो अपने अदारे की भी तकसीम ख़त्म करने में कामयाब हो गए और ये सारे एक पेज पे आ गए, जैसे आज कोशिश हुई है कि फुल कोर्ट बैठी है। फुल कोर्ट बैठना जो है ना ये एक बड़ा मुश्किल तजुर्बा होता है। वजह उसकी ये है कि इतने सारे जज जब बैठ जाए तो फिर कोई यहाँ से बात करता है, कोई यहाँ से बात करता है, तो इस तरह से वो चीफ जस्टिस के लिए मामलात को कंट्रोल करना शायद उस तरह से नहीं रहता जिस तरह से 2-4 के बेंच पे कंट्रोल करना रहता है। तो बहरहाल एक अच्छी इब्तिदा है 2 हवालों से। एक, फुल कोर्ट बड़े अरसे बाद बैठी, हम तो भूल गए थे कि फुल कोर्ट भी हुआ करती है या नहीं जी। ये मुतालबा, इससे पहले बहुत से अहम मामला गुजरे और उन फैसलों पे अमल नहीं हुआ। अगर वो फुल कोर्ट उसमें बैठ जाती तो सब उसको सर आंखों पे रखते, फैसला उनके हक में होता या उनके खिलाफ होता। तो बहरहाल यहाँ पे भी जो फैसला होगा हम अपने सर आंखों पे रखेंगे, हमारे हक में होगा या हमारे खिलाफ होगा।
ये एक इस आज की जहद थी इसके आज के दिन की, और दूसरी जहद ये थी कि ये लाइव टेलीकास्ट हुआ, यानी आम पब्लिक ने भी देखा कि अदालत में क्या होता है। वो उनको कोर्ट की प्रोसीडिंग से आगाही हुई, कौन किस तरह से बात करता है, अदालतें क्या करती हैं, बैठी रहती हैं, चाय पीती हैं, या इस तरह से जो है ना सर खपाती रहती हैं। तो आपने देखा कि 6:30 बजे तक नमाज के बाद तक जो है मगरिब की ये सारे चलते रहे, और अल्टीमेटली जब जो है ना वो इतने सवालात जो है जमा हो गए कि जिनका जवाब आ जाना मुमकिन नहीं था, तो मजबूरन इसको एडजस्ट करना पड़ा। तो गुड मुल्क के लिए अल्लाह करे अच्छा हो, इस अदारे के लिए अच्छा हो, और इस अदारे से जो बिल्कुल कामरान साहब, मैं आपसे चैलेंजेस भी पूछूंगी, बहुत सारे चैलेंजेस काजी साहब को जो है वो उनका सामना है। हसन, आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त काजी साहब के लिए क्या है? एक मुनक़सिम अदलिया है, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, इतने केसेस हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपके ख्याल में क्या है? चैलेंज अपनी जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी, कि जिन जजेस ने सहूलतकारी फराम की, जिन जजेस ने आइन और कानून से हटकर किसी की चाहत में या किसी के फ़ैन क्लब का हिस्सा होते हुए या अपनी फैमिली के दबाव में आते हुए अनड्यू, जो कि आइन और कानून को इजाज़त नहीं देता था, उनको रिलीफ दिया गया, क्या उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे? पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा उनके लिए। पहला चैलेंज मेरे हिसाब से ये है। दूसरा ये देखें कि आप के जो साबिक चीफ जस्टिस थे उमर ता बंदयाल, क्या उनकी छेड़ थी कि हमेशा, जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो बड़े जो है ना वो कहते हैं कि पोलाइटली बोला कि उनको इस्तदा करते रहे ये लोग, और वो हर मर्तबा टर्न डाउन करते रहे फुल कोर्ट बनाने की जुडिशल साइड के ऊपर इस्तदा को। क्यों करते थे? तो आज देख लेंगे कौन सी क़यामत आ गई है। आज ये फुल कोर्ट मीटिंग हुई, आई एम ग्लैड के जस्टिस जाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, वो तमाम बैठे, उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया। तो कौन सी क़यामत आ गई है? आप सारी दुनिया ने वो टेलीकास्ट देख ली आज, तो उसमें कोई नुकसान नहीं था। वो क्यों नहीं करते थे? यही तो सवाल है, यही तो क्वेश्चन है कि छेड़ थी उनकी, क्या उनको एलर्जी थी इस बात से, उन्होंने क्यों नहीं किया? एक चीज़। दूसरा, आज कह रहे हैं कि जी 1980 के रूल्स बने हुए हैं, यानी 42 इयर्स हो चुके हैं रूल्स बने हुए। तो वक्त के साथ साथ आपको हमेशा लॉज को भी चेंज करना पड़ता है, रूल्स को भी चेंज करना पड़ता है। अब ये जो मतलब इसको स्ट्राइक डाउन करना चाहते थे जस्टिस उमर ता बंदयाल, उन्होंने स्टे किया था। मुझे ये बताएं कि आइन से मुतसादिम कौन सी शिक थी इसकी, या अदलिया की आज़ादी पर कौन सा हमला था, या अदलिया के कौन से इख्तियारात पार्लियामेंट ने वापस ले लिए थे कि वन मैन शो को एंड किया था, जिसका जिक्र जजेस ने अपने जुडिशल नोट्स में भी दिया है। वन मैन शो को उन्होंने ख़त्म किया, और ख़त्म करके उन्होंने कहा जी कि ये अब 3 जजेस जो सीनियर मोस्ट है वो बैठकर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें, और 184(3) के हवाले से भी इख्तियारात का इस्तेमाल वो करेंगे। अब 184(3) का वो इख्तियार जो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब इस्तेमाल करते रहे हैं कि जो बेंच वो तश्कील देते थे, आप और मैं पहले बता देते थे फैसला क्या है, क्या ये इंसाफ था, क्या ये कोई तरीकाकार था। अब जब इस तरीके से आपने अदलिया को चलाया, तो फिर आपके पहले जजेस ने अपने रिमार्क्स में उनके खिलाफ अपने जो है वो डिवीजन नज़र आई हमें, फिर उसके बाद जुडिशल नोट्स में भी डिवीजन आई और खुला कर आई, और फिर जजेस रिक्यूज़ कर जाते थे, और फिर इन द एंड ऑफ द डे जब 4-3 का फैसला था, उन्होंने अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से, जिन्हें पंजाब में 14 मई को इंतखाबात वाले को, उसको कहा कि ये 3-2 का फैसला है। और भी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं। अच्छा शोएब साहब, आपको क्या लगता है क्यों फुल कोर्ट नहीं बनाते थे बंदयाल साहब, और आज आपको कैसा लगा फुल कोर्ट देख के 15 जजों का? बहुत अच्छा लगा, होना चाहिए था पहले भी, लेकिन देखें हर केस की अपनी नौइयत और अपने मामलात होते हैं। आप पिछले 1 साल से अगर कासिम सूरी की रूलिंग से उठाएं तो कभी भी ये रिवायत नहीं रही कि फुल कोर्ट को बनाया जाए। ये रिवायत बहरहाल ये ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई जब ये पंजाब का और KP के इलेक्शन की बात आई, तो उस वक्त ज़्यादा ज़ोर पकड़ी, और उससे पहले भी जब पंजाब के दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के ख़िलाफ़ आई। तो मेरा ख्याल है कि कुछ किस्मत की बातें भी हैं। कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ 5 मेंबर बेंच का फैसला था, यूनानिमस था। 5 रुकनी बेंच आई थिंक बैठा उसमें, या 3 रुकनी बेंच था दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के ख़िलाफ़, और उस वक्त इत्तेफाक से छुट्टियां थीं, और छुट्टियों में आपको पता है कि जज साहिबान आमतौर पर फुल कोर्ट बैठ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, और इसका इजहार भी चीफ जस्टिस ने किया था। लेकिन 2 साल थे अता बंदयाल साहब के पास, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, सब छुट्टियों पे जाते थे। केस की बात कर रहा हूं मैं, केस इस्लामाबाद से लाहौर बुलवाया था। नहीं, मैं लाहौर में रजिस्ट्री में समाअत हुई थी। नहीं, मैं केस की बात, और 4 साल उससे पहले भी 4 साल में मौजूद थे, उनको नहीं, मुनीब अख्तर साहब को इस्लामाबाद से लाहौर बुलवाया।
मुझे क्यों बिठाया अगर हसन अयूब साहब से? नहीं, अब आपका जवाब देना है ना, तो मैं आपको बात का जवाब दे रहा हूँ। चले देखें, अगर केस टू केस था ना, पिछले साल चीफ साहब ने ये एक बात कही थी कि अगर मैं इसको फुल कोर्ट में रखता हूँ तो मुझे ये छुट्टियों के बाद ले जाना पड़ेगा। इसकी अर्जेंसी ऐसी है कि इसको फौरी तौर पर फैसला करना है कि जो 10 वोट काउंट नहीं किए थे दोस्त समझदारी ने, उन्होंने फैसला कर दिया। ये उसके बाद जब पहली दफ़ा ये झगड़ा सीरियस डिस्प्यूट की शक्ल अख्तियार किया, जब इन्होंने 9 मेंबर बेंच बनाया, जिसमें 2 जज साहबान ने कहा हम बैठते नहीं हैं, 2 जज साहबान ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच की बात कर रही। देखिए, उस वक्त तक फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं आया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट। मुतालबा तो पहले दिन से आता रहा है, मुतालबा तो बहुत आता रहा है। जो 1 मार्च के केस से पहले 23 फरवरी को जब ये आर्गुमेंट शुरू हुए, आपको पता नहीं कौन से केस है जिसकी आप बात करें? ये उस केस का जो पंजाब और केपी का पहला फैसला था, जो सीसीपीओ के ट्रांसफर का केस था। नहीं, दूसरे की बात, सीपीओ, अच्छा दूसरे की बात, पंजाब असेंबली का जो वोट था, ठीक, स्पीकर वो पिछले साल जुलाई अगस्त में था। जो दूसरा फैसला आया यकम मार्च वाला, उसके अंदर ये मुतालबा आया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट्स। उन्होंने कहा जी 5 मेंबर बेंच बन चुका है, दैट इज सफिशिएंट। पहले 9 मेंबर बेंच बना था रिकॉन्स्टिट्यूट होके, वो उससे डिस्प्यूट शुरू हुआ जी फुल कोर्ट बनाए। अच्छा होता अगर फुल कोर्ट बनता तो उसका फैसला कम से कम ज़्यादा तस्लीम किया जाता। अगर जिसने नहीं मानना था तो वो फुल कोर्ट के फैसले को भी ना मानता, क्योंकि मुख्तदर तबकों ने ये फैसला किया था कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना। तो आपके ख्याल में ये गलत हुआ? गलत क्या, मुनासिब नहीं था कि जब इतना मुतालबा आ रहा है। बंदयाल साहब के साथ आज खुश नहीं है? अब मुझे नहीं, खुश तो हम हर एक के साथ हैं। देखिए, हम अदलिया तहरीक इंसाफ तो काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आ रही है बंदयाल साहब के फैसलों पे। जाते जाते उनसे बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर उनके फैसले देखें तो कोई भी फैसला उनका आइन और क़ानून के बरअक्स नहीं था। फैसले दुरुस्त थे, लेकिन उसके अंदर जो 2-3 चीज़ें रहीं वो कम रहीं, जिसको हम समझते हैं कि अगर वो ना होती तो उसका अदलिया को जो नुकसान हुआ, जो वक़ार को नुकसान हुआ, वो ना होता। अच्छा, मैं जी वो 63 वाले के फैसले को दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ। मैं उसको भी दुरुस्त कहता हूँ। आपकी ओपिनियन अपनी हो सकती है, मेरी ओपिनियन है वो दुरुस्त है, इसलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसको कैंसर कह चुकी है हॉर्स ट्रेडिंग को। अगर कैंसर को रोकने का फैसला किया है, पार्लियामेंट का इख्तियार तो नहीं ले सकते ना, वो रीराइट तो नहीं कर सकते। यही फ़र्क है ना कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंटरप्रिटेशन आपको पसंद है कि जी ये मुझे मेरे दिल को लगती है, कोई आप कहते हो नहीं लगती, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू ना करे, इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसलिए मेरी एक राय है कि वो ठीक फैसला किया है, ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहिए था। और जो एक बात करके देखें, अगर फैसला दिया था तो फिर उस पर अमल दरामद कराना चाहिए था। कम से कम किसी एक शख्स को सिंबॉलिक सजा देनी चाहिए इलेक्शन के हवाले से। और अगर नहीं दे सकते थे ये तरीके तो फिर आपको ये फैसला ही नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, ये अब इस बात पे आप क्या कहते हैं कि ये कौन सा 63A वाला और बाकी दीगर फैसले, आपकी नज़र में कौन सा फैसला ऐसा है जिस पे बंदयाल साहब जो हैं, जो अभी हसन ने कहा है कि उनका एहतसाब बहुत से लोगों का बनता है, एहतसाब बनता है? देखिए, 63A वाला फैसला जो है ये दस्तूर के मुताबिक नहीं है, ये गलत है। इसका नतीजा ये हुआ कि किसी एक पार्टी को फ़ायदा हुआ और दूसरी को नुकसान हुआ। इसका दूसरा नतीजा ये हुआ कि किसी को 2 असम्बलियाँ तोड़ने के लिए मौका फराहम हुआ, और ये जो कुछ उसमें लिखा गया वो दस्तूर में नहीं लिखा गया। मैं पार्लियामान का हिस्सा हूँ, मैं जानता हूँ कि उसका हिस्सा है या नहीं जानता। शोएब शहीन साहब भी जानते हैं। अगर PTI से ताल्लुक ना होता तो ये भी शायद जन हमारे साथ इत्तफाक कर लेते। इसी तरह से जो शख्स जो है वो इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेगा, वो 63A वाले फैसले से इत्तफाक नहीं करेगा। आप इखलाकियात पे नहीं जा सकते, आप कानून की आपने ट्रू इंटरप्रिटेशन करनी है। वो ट्रू इंटरप्रिटेशन जो है ना वो नहीं हुई है उसमें। ये फैसला जो है, ये मैं इसको कहूँगा, ये एक मदर ऑफ ऑल द इवल्स है। और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना, जो फिर उसके बाद जो है ना वो सारे हॉस्टाइल जो जितने भी एटीट्यूड पैदा हुए हैं इसके बाद हुए हैं कि आपकी वजह से, आपके इस फैसले से हमसे हुकूमत गई, आपके इस फैसले के नतीजे में आपकी हुकूमत आई, आपके इस फैसले के नतीजे में असेंबलियां टूटी और इसके जी तहलील बिल जबर। हाँ। उसके बाद जो है ना मुल्क मुसलसल ये 12-16 महीने 18 ये इस तरह से डिस्टर्बेंस का शिकार रहा।
फिर जब ये सारा कुछ आपने कर दिया तो दूसरों ने भी जो ना उनका हॉस्टाइल एटीट्यूड हो गया, उन्होंने भी कहा कि जी चले फैसला आपका उस पर अमल नहीं करते, नतीजा क्या हुआ? लेकिन सर इलेक्शन का फैसला भी तो उनको 90 दिनों के अंदर, इस पे भी मैं बात करती हूँ कि 90 दिनों के अंदर वो क्यों नहीं दे के गए फैसला, बल्कि रजिस्ट्रार ने उनके जाते जाते 2 दिन पहले जो है वो उस पर एतराज़ भी लगाया। और इसके अलावा एहतसाब भी होगा क्योंकि 1-2 जो जजेस हैं उनके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। इसके ऊपर क्या हो सकता है, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हसन, आप माशाल्लाह बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं। एक तो ये बताइए कि एहतसाब होगा, और दूसरा कुछ बहुत अहम मामला आता है, मसलन ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मसला है, इसके ऊपर आपको लगता है काजी साहब अपना पुराना वो फैसला भी दे चुके हैं अक़लियती, वो उस पर सस्टेन करेंगे या क्या मुस्तकबिल होगा इस कानून का? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो केस है, एक बात तो मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं कि अगर वो उनके ख़िलाफ़ भी आ जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट कि जो भी फैसला काजी फाइज साहब का होगा वो सर आंखों पर होगा। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको बता दूं, यानी कोई मसला नहीं है, और काजी साहब भी आइन और कानून से हटकर कोई फैसला देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि वो जो सहूलतकारी पहले फराम की जा रही थी, वो सहूलतकारी अब वो फराम नहीं करेंगे। वो रास्ता कम से कम, वो बाब कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्लोज हो चुका है। लोअर जुडिशरी में शायद वो है इस वक्त भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, और उम्मीद है कि यहाँ से ही असर लेंगी जो हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और फिर ये रास्ता हमेशा के लिए रुक जाएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि रिमांड के अंदर एक मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलवाया गया, प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में मर्सिडीज में बैठा, 9 मई को, बिल्कुल 10 मई को मर्सिडीज में बैठाकर, और जजेस गेट से वो मर्सिडीज दाखिल होती है, वो सुप्रीम कोर्ट आती है, और जब वो कमरा अदालत में आते हैं तो उन्हें देखकर उनकी मोहब्बत और कैफियत ये थी कि बरजस्ता बोले कि गुड टू सी यू खान साहब, वेलकम। ऐसा कभी किसी एक्यूज के साथ हुआ है? ऐसा कभी किसी मुलजिम के साथ हुआ है? तो ये जस्टिस काजी फाइज साहब है, वो ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, एहतसाब का क्या होगा? एहतसाब का नहीं, अब जो उनके अपने इदारे के अंदर, पहले मैं मिलिट्री कोर्ट्स का बता दूं। अब मिलिट्री कोर्ट्स में आप देखें कि जी कौन से लोग शामिल हैं। एक कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान यकीन दहानी करा चुके हैं कि मैक्सिमम जो सज़ा होगी वो 2 साल की होगी, इससे बड़ी नहीं होगी। दूसरा, जो एक्यूजेज हैं, जो वहाँ पर मुल्ज़मान हैं, उनको जो कौंसल्स हैं वो अपनी चॉइस के मिलेंगे। तीसरा, जो भी जजमेंट आएगी उस जजमेंट की डिटेल रीजनिंग होगी, ऐसे नहीं होगा कि जी गिल्टी या नॉट गिल्टी। तो वो एक तरीका कार ऑलरेडी आ चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस काजी फाइज साहब नोइंग कि एक सिस्टमैटिकली एक मुल्क के इदारे के खिलाफ और एक आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी, तो उन लोगों को जो कि उसमें मुलविस थे उनको एज इट इज़ वो कह देंगे जिनका ट्रायल ना किया जाए, कोई रीज़न देनी पड़ेगी। और अगर उनकी कोई रीजंस और आइन और कानून में गुंजाइश हुई कि उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना हो, तो वो फैसला वो देंगे। है वो बाय द बुक चलेंगे, वो बाय द बुक जो भी कानून और तो इसलिए जोन सा फैसला जस्टिस काजी फाइज का आएगा वो एस्टैब्लिशमेंट के या ताकतवर हल्कों की सर आंखों पर होगा। ये तो देखिए ना, बड़ा हसन तो खबर दे रहे हैं ना। हाँ जी, वो उनकी सर आंखों अपनी खबर होगी। इदारे तैयार, असल में खबर ये कि इदारे तैयार है काजी साहब के हर फैसले के लिए, और मजे की बात ये है हर फैसले के लिए पहले भी तैयार होना चाहिए था। ये कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस जज के फैसले को मानेंगे और इस जज के फैसले को नहीं मानेंगे, ये तो गलत बात है। नहीं, वो जज साहब के अपना किरदार भी देखें ना, उनके दांव पर भी तो आप देखिए, गौर करेंगे। वो आप क्या एग्जीक्यूटिव को ये आप पावर दे देंगे कि वो ये फैसला करे कि हम इस जज का फैसला मानेंगे और इस जज का नहीं मानेंगे? उनकी क्या अथॉरिटी है? आइन और कानून के उनकी क्या अख्तियार है? अच्छा, इसकी डिटर्मिनेशन कौन करेगा कि ये फैसला जो है कानून और आइन के मुताबिक है और ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है? और मेरा इससे इख्तलाफ है सर, ये 10 मई को जो चले इस पे आ जाते हैं ना, 10 मई को जो खान साहब को बुलाया गया था, मेरा ख्याल है इस पे हम कोई 20 दफ़ा बात कर चुके हैं। एक दफ़ा आपको एक दफ़ा फिर बात कर दूं, जब किसी केस में ये सेटल्ड लॉ है, बल्कि मूसा गिलानी वाले केस में भी आप जहन में रखें, वो कोर्ट प्रेमिसेस से भी बाहर थे, वो पार्किंग से भी बाहर थे, और उस वक्त 9 मई हो चुकी हुई थी। सुन लेना, जवाब सुने बगैर आपने फैसला सुना दिया और आपने सवाल कर लिया। सवाल क्या मैंने अभी जवाब नहीं दिया, मैंने आपको जवाब नहीं दिया। तोड़फोड़, जलाओ गिराओ और जो इंस्टॉलेशन, मैंने आपको जवाब नहीं दिया। आप सवाल, मेरा जवाब सुनेंगी, आपको सवाल बीच में से सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो जिस केस में, किसी और केस में भी बेशक क्यों ना आया बहु, कोर्ट के अंदर अगर कोई शख्स सरेंडर करने आ रहा है, बेल पटिशन लगाने आ रहा है,
इस केस में वो बेल पिटिशन मूव कर चुके थे, वो थंब इम्प्रेशन के प्रोसेस में थे और कोर्ट ने टाइम दिया हुआ था। तो जब ऐसा फैसला हो, इसमें ऑलरेडी कई फैसले हैं, बंदियाल साहब का फैसला है, कई जजेस का फैसला है, वो ये मामला हाई कोर्ट में हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया? सुन लेना, आपको ये बात आपको वजाहत कर, चेयरमैन पीटीआई था ना। सुने आप, ये बड़ी बुरी रिवायत है आप लोगों की। सुने बगैर आप एक फिक्रा मुकम्मल नहीं होता, आपका सवाल आता है। बड़े अफसोस की बात है मुझे, मेरा ख्याल है फिर मुझे आप ना बुलाया करें, मैं नहीं आऊंगा। अगर शोएब साहब आप टाइम नोट करें ना, सबसे ज्यादा आपको हम टाइम देते हैं, वजह क्या है? सबसे ज्यादा आप बोलते हैं, सबसे ज्यादा आपको टाइम देते हैं, सबसे ज्यादा आपका आर्गुमेंट होता है, सबसे ज्यादा आपकी बात एक फिक्रा मुकम्मल नहीं करने देती हैं, 4 जुमले होते हैं। वजह क्या होती है? जी, क्योंकि मेरा एक फिक्रा भी आप मुकम्मल नहीं करने देती हैं। एक कंस्ट्रेंट है ना, थोड़ा हमें जितनी देर में हमने डिस्कस किया है ना, इतनी देर से आप एक सवाल का जवाब दे दें कि क्या 9 मई का 10 मई को उन्होंने जो सो मोटो या अज़खुद नोटिस लिया, ये अली मूसा गिलानी के केस में लिया? गलत है आपकी, जो भी लिया, उनको बुलाया, इन्फॉर्मेशन गलत है। चले इन्फॉर्मेशन आपने मेरी ठीक कर दी, उनको जो बुलाया गया मर्सिडीज में, उसका का ताल्लुक उनसे नहीं है, वो जुडिशरी का उसका ताल्लुक है, उस मर्सिडीज में भी वो नहीं थे। आपको पता है, आप एक बात सुन लें, सुन लेना, अब आपने जवाब मेरा कोई सुना नहीं है, आपने 4 सवाल किए हैं, एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। आपने कह दिया ना शोएब साहब, मैं आपको ये बता रहा हूं, सुन लेना, नहीं आए थे मर्सिडीज में, इसका जवाब दे दें। भाई मर्सिडीज का जज से क्या ताल्लुक है? चीफ जस्टिस की मर्सिडीज थी, वो आप आईजी से सवाल करें, आईजी इस्लामाबाद से सवाल करें, वो अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। वो भाई जजेस के गेट से भी आप आईजी से सवाल करें, सिक्योरिटी किसके कंट्रोल में है? स्टार सुप्रीम कोर्ट से करें भाई, सिक्योरिटी से सवाल कर लेंगे, स्टार सुप्रीम कोर्ट से करें। आप मेरा जवाब सुनाइए। जी जी चलिए। सेटल्ड लॉ है कि जब कोई शख्स किसी अदालत में सरेंडर कर चुका हो, उसको कोई शख्स गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये तीसरी दफा बात कर रहे हैं। उसके बाद सुन लें, जी, हाई कोर्ट ने वहां से गिरफ्तारी करा दी और वो जो एप्लीकेशन थी डिसमिस कर दी, उसके खिलाफ हम अपील में गए, 3 दिन बाद वहां अपील लगी। अपील में उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है, प्रोड्यूस किया जाए। ठीक हो गया, आपकी बात मुकम्मल हो। अब मुझे इजाजत है, होने के बाद उनका हक है। अगले दिन जब ये सब कुछ हो चुका, अगले दिन 10 मई को कैसे उनको चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया, वो कौन सी एप्लीकेशन की तो बात कर रहा हूँ, हमारी अपील थी। 3 दिन से पहले की अपील को उस दिन कैसे हमारी अपील थी? 10 को नहीं थी, वो 11 को थी। ठीक, हमारी अपील थी। वो कॉन्ट्रडिक्शन मैं भी बताता हूँ। मैं सर अपील करने का हक हमारा नहीं है। वाले केस में वो अपील में फैसला आया, आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वो शोएब साहब कह रहे हैं कि ये उनका हक था कि वो उनकी अपील को सुना जाए। मैं आपकी बात कर रही हूँ क्योंकि जो हम जिससे सवाल करते हैं उसके खिलाफ बात करते हैं ना, तो हम ये देखिए सवाल B4U वाले मुल्जिम को सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया गया। हाँ, बंदियाल साहब ने कहा उसको प्रोड्यूस करें, वो प्रोड्यूस हुआ और उन्होंने कहा गिरफ्तारी जायज है, नैब ने ठीक कर दिया, वार्निंग दे दी। मगर वो कह रहे हैं कि हमने अपील की थी ना, उनसे 3 दिन के बाद अपील कैसे? सुप्रीम कोर्ट में यही लतीफ खोसा साहब उसमें वकील थे जो आज इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन्होंने बड़े तिल मिलाए, इन्होंने बड़ा शोर किया, जी बड़ी जाती है, अब इस वकील को, इस मुलजिम को आप जो है रिलीज करें। तो बंदियाल साहब ने कहा सॉरी, उस बंदे को जो है नैब की हिरासत में दे दिया। वहां पर एक आम लिटिगेंट था, इसलिए वो, क्योंकि प्रीमिसेस कौन सी थी? सुप्रीम कोर्ट की, वहां से गिरफ्तार हुआ, वो चला गया नैब की हिरासत में। और यहाँ पर हाई कोर्ट की प्रीमिसेस थे, वहां से गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने कहा जी इसको रिलीज कर दो। अच्छा, मैं सर अब इस पे ब्रेक ले लूं। कामरान साहब, मैं ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आ रही हूँ, मुझे माफ कर दें, बहुत वक्त लग गया। वक्त को ही समझना होता है असल में। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी, पूछूंगी कि ये मामला किस तरह से हो सकता है और आगे क्या होगा। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा कामरान साहब कि क्या वाकई ये इस दलील में वज़न तो है जो कह रहे हैं कि उनको बुलाया गया और फिर उनको जो भी किया गया, साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके केस को सुना गया। क्या सियासी बुनियादों के ऊपर फ़ैसले जो हैं वो अदालतों को करने चाहिए? देखिए, क्या ये सहूलत जो है ये आम लिटिगेंट को मैसर है? अगर आम लिटिगेंट को मैसर है तो फिर तो यकीनन उनको भी देना चाहिए, भले किसी का कोई भी दर्जा हो, माशरे में जो मकाम हो। अच्छा, जिस दरवाजे से ये इनको बुलवाया गया, जिस गाड़ी में इनको बुलवाया गया और जिस तरह से जनरल रजिस्ट्रार ने कहा कि इनको आम गाड़ी में नहीं लाना, और जाहिर है रजिस्ट्रार को किसी ने कहा होगा, तो ये सारा कुछ क्या जो है ना, ये मुमकिन है कि इस गेट से मैं, शोएब शहीन साहब, हसन साहब, ये इस गेट से कभी आए गए
मेरी 40 साल प्रैक्टिस हो गई है। मैं इस दौरान सदर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार का, वाइस चेयरमैन रहा हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल का, शोएब शाहीन साहब सदर रहा है हाई कोर्ट बार का, मेंबर रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल का। इस गेट से कभी आने जाने के लिए जजेस ने हमको कभी परमिट किया? तो जब ये बात ये हमारे लिए नहीं है, जो हम इस निज़ाम का हिस्सा हैं, हम उस पूरे अदारे का हिस्सा है, हमारा अपना इदारा है, तो फिर दूसरा भी जो है ना, भले वो वजीर आजम रहा हो, सदर रहा हो, उस तरफ से नहीं आ सकता। उसको उसी तरफ से आना है जिस तरफ से वो आता है। तो आपको क्या अब लग रहा है सर, अब क्या कौन कौन से अहम केसेस जो हैं उनका फैसला बेंचेस जो हैं बन गए हैं, अब तुम देख रहे थे, क्या हो सकता है सर? देखिए, आज एक तो बहुत अच्छी बात हुई है ना, बेंचेस के हवाले से जो स्टे ऑर्डर था उसको एक तरह से इन अ सेंस मॉडिफाई किया है। उसको इस तरह से आप समझ लीजिए कि पहले स्टे था इसके अगेंस्ट, मगर उन्होंने कहा कि आगे बेंचेस बनेंगे, मगर वो बेंचेस के लिए वही जो उसकी स्प्रिट है कि ये चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 सीनियर जजेस, ये इस तरह से वो मिल के वो उन्होंने कंसेंट किया और ये आज की ऑर्डर शीट में भी आ गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि एक शख्स ने, एक चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात को खुद सरेंडर किया है, बावजूद इसके एक स्टे था, और उसके बाद अपना इख्तियार अपने साथी जजेस को दिया है। मेरा ख्याल है बेहतरी नजर आएगी। आपको क्या लगता है 90 दिन में इलेक्शंस का हो सकेगा? शायद अब वो केसेस लगेंगे। और अगर तो काजी फाइसा साहब को देखा जाए कि जिस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करने वाली शख्सियत हैं, मेरा ख्याल है कि 90 डेज़ का फ़ैसला वो ज़रूर करेंगे, और 90 डेज़ या 90 डेज़ के नियरेस्ट टू 90 डेज़। और वो चूँकि पटिशन सुप्रीम कोर्ट बार की पेंडिंग है, पीटीआई की भी पटिशन थी लेकिन उस पर एतराज़ लग गया था। आई थिंक वो उसके मिसलेनियस बेशक 90 में ना भी हो, लेकिन फैसला तो नियरेस्ट टू 90 डेज़ बहरहाल जो पहले फैसला हो गया। लेकिन 90 डेज़ का भी वो इसलिए कह सकते हैं कि सेक्शन 57 और 58 में ये पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो जो टाइम बाउंड होता है ना 52 डेज़ का मिनिमम, वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी उसको 40 डेज़ 45 डेज़ में भी ला सकते हैं। में काम हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती नहीं है, मसलन जैसे 7 दिन का टाइम है आपको नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने का, आप उसको 6 दिन पे ला सकते हैं। इसी तरह अपील का टाइम है आपके पास 8 दिन का, मैनेज किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है 90 डेज के अंदर। ये बड़ा चैलेंज होगा, और नियरेस्ट टू 90 डेज जो भी कोई मुमकिन है। मेरा ख्याल है ये और मिलिट्री कोर्ट्स वाला, और ये दोनों केस बड़े अहम हैं, और बहरहाल डिपेंड करता है ये फौरी तौर पर लगेंगे। आई थिंक हसन, आपको क्या लगता है कि 90 दिन वाला जो फैसला है, अगर पिटीशन लगती है तो फैसला होगा उसके ऊपर? ज़ाहिर बात है, अगर फिक्स हो गया केस तो फिर तो फैसला होगा ही। डिपेंड करता है कि फ़िक्स होगा या नहीं होगा, और बेसिकली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो डिसीजन आएगा उसके साथ उससे बहुत से मुकदमात जिनका इन बिटवीन फैसला हुआ है उनके मुस्तकबिल का इन्हिसार उसके ऊपर होगा। तो वो शायद ऐसा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अगर सपोजिटली अलाउ हो जाता है और जो स्टे था वो वकेट हो जाता है, तो फिर बहुत से केसेस जो कि उसके इन बिटवीन बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं या केसेस फिक्स हुए हैं वो गैर कानूनी करार दिए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि जस्टिस मज़ाहिर के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जल्द ही जो मामला दोबारा टेकअप हो जाए, और जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं वो छुट्टियों पर थे, उनकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो उन्होंने एक अपनी बुरी रिपोर्ट जमा करानी है, और रिपोर्ट जमा कराने के बाद काफ़ी एक्सपर्टाइट हो सकता है ये मामला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, आइन की जो बालादस्ती है, वो हम बार बार कहते हैं कि इंतखाबात 90 दिन में होना उसके रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर अमल दरामद कराना भी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आइन की और पार्लिमान की बालादस्ती वही आइन की रूह है, जमहूरियत की रूह है। इसको अब तो तवक्को की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है कि काजी फायज़ी उसको आप होल्ड करेंगे, उसको पकड़ेंगे और मीज़ान के दोनों पलड़े बराबर रखेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।